चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जीओकी के क्लास हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे आजीविका एवं ग्रामोद्योग। ये आपका 2 से 3 क्लास पे ये टॉपिक कवर अप होने वाला है। आजीविका के अंतर्गत ये 7वीं क्लास है, जिसके अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है, वो किस प्रकार से आजीविका को बाँटता है। जो 6 सेक्टर पढ़ते हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को भी देखेंगे। जो करंट का डाटा रहेगा, करंट में जो भी प्रशासन में हुआ है, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलने वाली है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आज का अगर मान के चलिए 50 मिनट का क्लास बनता है या 20 मिनट का क्लास बनता है, आप स्किप मत करिएगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएगी। चलिए बढ़ते सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं आजीविका एवं ग्रामोद्योग के बारे में है क्या। तो मेन इसको लाया क्यों गया है, तो रोजगार सृजन एवं बेकारी और गरीबी को दूर करने हेतु। देखो, रोजगार सृजन करना है ग्रामोद्योग के माध्यम से। ग्रामोद्योग क्या होता है, गांव में जो छोटे छोटे आप उद्योग लगा सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो, उसी को हम लोग ग्रामोद्योग कहेंगे। जैसे मान के चलिए, अगर आपके गांव में आप खेती करते हो, खेती के साथ फल उत्पादन कर रहे हो, तो फल उत्पादन जैसे आपने किया, मान लो आम का, सेब का, केले का, उसका आप जैम बना दो, या टमाटर का किया तो टमाटो सॉस बना दो, तो ये आपका इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। जो प्राथमिक उत्पाद होता है ना आपका, जो मतलब प्राथमिक श्रेणी के जो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी में, फर्स्ट जो सेक्टर रहता है प्राइमरी सेक्टर, उसको सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करना। जैसे आप मान के चलिए आम ही है, तो आम का जूस बना के पैकेजिंग करके बेचना शुरू कर दो। इस तरीके से उससे आपके प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड भी बढ़ेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे इससे अगर आप देखोगे तो जो बेकारी हो रही है, मतलब बेरोजगारी है, वो कम होगा और गरीबी भी आपकी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार सृजन होंगे। कहीं पे भी इंडस्ट्री लगती है, वहां पे रोजगार आता है। पहले मान के चलिए खेती में आपने 10 मजदूर लगाए थे, आप इंडस्ट्री पे लगाओगे तो हो सकता है उससे ज्यादा मजदूर लगे। या जो मौसमी खेती होती है, आपको पता है खेती में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो वही आपकी इंडस्ट्री लगती है, तो इंडस्ट्री पे भी जाके मजदूर काम करेंगे। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों का दोहन, कृषि, खनिज, वन में गांवों का भरपूर कच्चा माल होना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, धन के विकेंद्रीकरण में सहायक होता है। ओके, धन का विकेंद्रीकरण मतलब क्या है, पैसा किसी एक के पास ना रह के धीरे धीरे सभी लोगों में बंटने लगता है। ओके, कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने में एवं पलायन रुकने में भी सहायक होता है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक होता है। व्यक्तिगत एवं कला के विकास में सहायक है। कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, टेक्नोलॉजी को। शीघ्र उत्पादन होता है। औद्योगिक संस्थाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। मीनिंग क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज है उन पे आपको जाना नहीं पड़ता, उनसे मुक्ति मिलेगी। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए आप देखोगे ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता के लिए ये चीज जरूरी होती है, क्या, ग्रामोद्योग। अब ग्रामोद्योग की अगर बात करेंगे, तो ये पूरा डिपार्टमेंट जिसको देखता है वो आपका कहलाता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। इसी के अंतर्गत आपको खादी विकास बोर्ड भी देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें रहेंगी, इसी के अधीन आता है। तो जो भी हम लोग बोलते हैं ना एमएसएमई बोल दीजिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हम लोग बोलते हैं एमएसएमई मंत्रालय, वही पूरा चीज देखता है आपका क्या, ग्राम उद्योग को। ओके, कार्य क्या है एमएसएमई मंत्रालय का, तो जो भी माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेस है, मतलब जो छोटे हैं या थोड़े मध्यम आकार के उद्योग हैं, उनके लिए किस प्रकार का ऋण आवंटन करना है, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए पूरा काम करता है। काम इसका यही है, ग्रामीण उद्योगों को द्वारा आजीविका उपलब्ध कराना। मतलब ग्राम में उद्योगों को स्थापित करना, जिससे वहां के लोगों को आजीविका मिले। आजीविका मतलब क्या, पैसा मिलना। ओके, आपका जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है, इसको 6 सेक्टर में बांटता है। 6 क्षेत्र हैं जहां पे आप काम कर सकते हो। आपके गांवों में जो अनुकूल है, किस प्रकार के आप छोटे उद्योग को लगा सकते हो, वो 6 सेक्टर में बटेंगे। पहला होता है कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसको हम लोग एफपीआई बोलते हैं। मतलब जो भी एग्रीकल्चर है या फिर आपका फूड है, उनका आप प्रसंस्करण करोगे। फॉर एन एग्जांपल में, इसका वैसे पूरा डिटेल है, आपको 2-3 पेज बाद देखने को मिलेगा, बट नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे खेती से आधारित क्या क्या खाद्य निकलते हैं। जैसे मान के चलिए आप तेल बना लो, खनिज बोलो सॉरी, आप जैसे कि फूल वगैरह उगते हैं सूरजमुखी, उसका आप तेल निकाल लो। राइस का राइस ब्रेन ऑयल बना लो, तेल के प्रसंस्करण उद्योग मिल जाएंगे। या फिर आप फूड जूस वगैरह बना सकते हो, ये हो गया। इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग, गांव में जैसे आपका मिट्टी वगैरह है, उससे आप बर्तन वगैरह बना दो, ये आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य एवं सौंदर्य उद्योग, जो अलग अलग छोटे लेवल पे चलता है, क्रीम बनाना। अभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ है एक आदिवासी हेयर ऑयल, अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो सौंदर्य उद्योग के अंतर्गत ही आ जाएगा। आपके इसके अलावा हस्तनिर्मित कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, इसके अलावा ग्रामीण इंजीनियरिंग, नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग और सेवा उद्योग।
उद्योग। आप ध्यान रखिएगा, खाद्य जो आपका रहेगा, खाद्य मंत्रालय या खादी आप बोल सकते हो विभाग, वो टोटल 7 सेक्टर में बांटता है, और जबकि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय इसको 6 क्षेत्र में बांटता है। 6 क्षेत्र ध्यान रखना है। करंट में क्या रहने वाला है, मंत्री कौन है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसको हम लोग एमएसएमई मंत्रालय बोलते हैं, जीतन राम मांझी। ये अगर आप देखोगे ना तो बिहार के आई थिंक या झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कौन से राज्य के थे, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, बिहार है या झारखंड है, जो भी सही होगा मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। तो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी जो है इनको मंत्री बनाया गया है, किसका, एमएसएमई मंत्रालय का। चलिए अब एमएसएमई मंत्रालय के थोड़े से स्ट्रक्चर देख लेंगे, कहाँ का स्थापित यूनिट है, और उसके बाद हम लोग सेक्टर पे पहुंचेंगे। सेक्टर मतलब जो 6 क्षेत्र है ना, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इनको देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसी संगठनात्मक व्यवस्था इस मंत्रालय की। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की बात करेंगे, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय है। मतलब आप बोल दो स्मॉल मीडियम या फिर माइक्रो, जो भी इंटरप्राइजेस हैं, इस तरीके में जो भी काम करना है, किस प्रकार से लोन मिलेगा, किस प्रकार से इनके लिए हम लोगों को बजट बनाना है, वो पूरा का पूरा कौन देखता है, आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय देखता है। यह एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अपने क्षेत्रीय संगठनों और संबद्ध कार्यालयों के माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करता है। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट मिलेगा आपको, विकास आयुक्त। ओके, विकास आयुक्त एमएसएमई का कार्यालय जो है ना, एमएसएमई मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय होता है। इस क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को सलाह देने, समन्वय करने और तैयार करने का सर्वोच्च निकाय यही है। अगर कभी भी बोलेंगे एमएसएमई के लिए कौन सबसे ज्यादा नीतियां वगैरह बनाता है, तो आप विकास आयुक्त एमएसएमई को ले सकते हो। ओके, अगर मंत्रालय ऑप्शन में नहीं है, आप विकास आयुक्त एमएसएमई को ले सकते हो, ये काम करता है। इसके अलावा ये कार्यालय केंद्रीय मंत्रालय और अन्य केंद्रीय राज्य सरकार की एजेंसी संगठनों को वित्तीय संस्थानों से भी, वित्तीय संसाधनों के साथ भी संपर्क बनाता है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से प्लानिंग करना है वो विकास आयुक्त का काम है। अब अगर पूरे भारत में अगर हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आपका कमिश्नर एमएसएमई रहेगा। इसके अंतर्गत 3 संस्थाएं आती हैं। अगर आप देखोगे तो एमएसएमई डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इंस्टीट्यूट, वो टोटल आपको 32 देखने को मिलेंगे। एमएसएमई टेस्टिंग सेंटर 4 है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अगर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बोला तो 32 है, टेस्टिंग सेंटर आपके पूरे भारत में 4 है, और बाकी फिर ये तीसरा पार्ट हो जाता है ऑटोनोमस बॉडी, वो आपको 18 देखने को मिलेगी। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन, तो टेस्टिंग स्टेशन 7 है, टेस्टिंग सेंटर 4 है। इसके अलावा एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे ब्रांच में, तो वो आपको 27 देखने को मिलेंगे। ओके, अब अगर इन पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया पे कहाँ है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। 15 जो है अपने, 18 जो है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है, 15 टेक्नोलॉजी सेंटर जो है अंडर टीसीएसपी है, और 32 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। वहीं पे अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, आपको रायपुर और दुर्ग में देखने को मिलेगा। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, रायपुर और दुर्ग में। रायपुर में आपका एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जबकि आपका दुर्ग में मिलेगा टेक्नोलॉजी सेंटर अंडर टीसीएसपी। ओके, ये 2 पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया कितने हैं वहां पे पूरे नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जो 6 क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा उद्योग आ सकता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन यही हो सकता है, बताइए किसके अंतर्गत आएगा, एबीएफपीआई के अंदर आएगा या बाकी चीजों के अंदर आएगा। अब जैसे मैंने बोला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो खेती से रिलेटेड कोई भी चीज जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब प्रोसेस करके कोई दूसरा उत्पाद बना दे या उसी उत्पाद को हम लोग पैकेजिंग कर देंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहला आता है ग्रामीण तेल उद्योग। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ग्रामीण तेल के अंतर्गत, जैसे कि आप खाद में खेती कर रहे हो सूरजमुखी की, सूरजमुखी से आप जो हो सनफ्लावर ऑयल बना दो, या फिर आप खेती कर रहे हो किस चीज की, मान के चलिए आप खेती कर रहे हो अपना राइस की, तो राइस ब्रेन ऑयल बना दिए। आप सोयाबीन की खेती करते हो, सोयामुखी ऑयल बना दिए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सुगंधित तेल, जो आपका ग्रामीण खाद्य तेल। इसके बाद जो है दूसरा सुगंधित तेल, सुगंधित तेल को आप बोल सकते हो एक तरीके से बाल में लगाने के लिए जो यूज करते हैं, या जो आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स में होता है ना, हल्का सा सेंटेड है, या फिर आप बोल सकते हो जो अलग अलग आता है, मतलब एक मशीन लगती है ऑल आउट टाइप की, रूम फ्रेशनर के जैसे, तो वो आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शहद एवं मधुमक्खी पालन, ये भी आपका खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत ही आ जाएगा। मधुमक्खी पालो और शहद निकालो। फिर पाम गुड़ एवं अन्य पाम उत्पाद, गुड़ आपका जैगरी जो शक्कर की जगह पे यूज करते हैं ना, वो तो उसका भी आप बना सकते हो कि इंडस्ट्री लगा दो और गुड़ बनाओ। इसके अलावा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, आपने फल बनाया और फल को अलग अलग कैटेगरी में डाला, जैसे सेब वगैरह को देखोगे ना आप, 2-3 कैटेगरी में बिकता है, कोई 240 रुपए का, कोई 20 रुपए, मतलब 120 रुपए का, ऐसे रहता है अलग अलग रेट। तो आप फल को भी क्या करो, प्रोसेस कर दो या अलग अलग सेक्टर में बांट दो। बेसिक आप सेक्टर में बांट के भी बेच सकते हो, या फिर आप सेब जैसे लिए तो सेब को आप कच्चा माल यूज करो और बना दो सेब का जैम, या फिर आप बना दो सेब का अचार। वैसे ही आपका सब्जी जो है
अलग अलग तरीके से बिकने लगती है। और आजकल जो चीजें चलती है, लोग एकदम ना क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं। ग्रीनरी भी वर्ड यहाँ पे सही नहीं रहेगा, एक वर्ड आता है, मैं थोड़ा सा वर्ड भूल रहा हूँ, देशी शब्द होता है आई थिंक, है ना, कि आपको जो एकदम देसी चाहिए है, आपको आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल इन द सेंस आपको ऐसे हाइब्रिड वाला नहीं चाहिए जिसमें केमिकल वगैरह हो, नॉर्मली सादा सिंपल। अगर आप बताओगे एकदम ताजी सब्जी है ना, बिना किसी पेस्टिसाइड का उपयोग किए बनाया गया, तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा दाल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हो। स्पाइस मिल एवं मसाले प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हो, मतलब आप मसालों के लिए भी प्रसंस्करण कर सकते हो। जैसे मान के चलिए किसी ने मिर्ची की खेती की, लाल मिर्च उसके यहाँ हो रहा है, मिर्ची पाउडर बना दो। हल्दी की खेती करके हल्दी पाउडर बना के बेच सकते हो। ऐसी आप गरम मसाला वगैरह जो भी होते हैं उनको बना सकते हो। दालचीनी की खेती करके खड़ा मसाला, पिसा मसाला, इस तरीके से। इसके अलावा गुड़ एवं खांडसरी उद्योग, आपका जैगरी वाला अलग हो जाता है, पाम गुड़, और ये नॉर्मल गुड़ हो गया। गुड़ मतलब आप बोल सकते हो जो गन्ने से बने, ओके। लघु वनोपज संग्रहण आप कर सकते हो, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। बांस केन एवं रीड उद्योग हो जाएगा। जैविक ऑर्गेनिक आपका डाइंग उद्योग, और औषधि पौधों का संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग, सबसे ज्यादा ये सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आ सकती हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग, जो भी चीजें आपको धरती से मिलती हैं, पत्थर जैसे ये सारी चीजें, मान लो मिट्टी हो गया, वो खनिज के अंदर ले लीजिएगा, तो उनसे आप जो हो उनको यूज करके जो बनाओगे चीजें और उनको बेचोगे, वो आपका खनिज आधारित उद्योग में आएगा। जैसे कि पॉटरी हो गया, गिल्स हो गया, सिरेमिक पॉटरी हो गया, है ना, आवाज सज्जा पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन आप एक तरीके से पकड़ लीजिए। उसके अलावा आदि पत्थरों की कटाई एवं पॉलिश उद्योग हो गया। इसके अलावा सिरेमिक टाइल उद्योग हो गया, ग्रेनाइट कटाई हो गया, पॉलिश पत्थर नक्काशी, ब्रास मेटल और अन्य मेटल क्राफ्ट उद्योग, ये आपको मिलेंगे खनिज आधारित उद्योग। फिर तीसरा हमारा आ सकता है क्या, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य उद्योग, जिसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यूसीआई। डब्ल्यूसीआई के अंतर्गत आप देखोगे तो गांव में इंडस्ट्रीज लग जाती है छोटी छोटी साबुन बनाने की। बहुत बड़ा काम नहीं रहता, साबुन बनाना बहुत ईजी होता है। तो साबुन बनाना हो गया, तेल बनाना हो गया, यहीं पे आप आदिवासी हेयर ऑयल ले सकते हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हो सकता है मेरे वीडियो के बीच में, अगर मतलब आपका वीडियो में जैसे ऐड आता है शुरुआत में, बीच में या एंड में, बताइएगा आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड आया है क्या। बहुत लोग इसका ऐड कर रहे हैं आजकल, है ना। अगर कमेंट में आओगे तो मेरे को बताइएगा, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी, आप बताते जाइएगा, ओके। इसके अलावा सुगंधित तेल, खुशबू और कॉस्मेटिक सौंदर्य उत्पाद, आप बोल दो भाई सुगंधित तेल मतलब कैसा, आपने लगाया रूम में और रूम में महक गया, वो गोदरेज का आता है ना, उस तरीके का। खुशबू उद्योग के अंतर्गत आप मस्त से सेंट वगैरह बना सकते हो, इत्र वगैरह बना सकते हो। आपके इसके अलावा हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया। इसके अलावा टैबलेटरीज उद्योग हो गया, मूर्ति कला आदि, है ना, नहाने का साबुन उद्योग और अगरबत्ती उद्योग, ये आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य उद्योग के अंतर्गत। फिर आ जाता है हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो आप कागज बनाना और कागज उत्पाद आदि उद्योग लगा सकते हो। पेपर कंजर्वन उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कयर उद्योग, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होता है। कयर नहीं, एक्चुअल में इसको क्वायर बोलते हैं। क्वायर का मतलब क्या होता है, जो नारियल के रेशे रहते हैं ना, उनका आप कई ज्यादा उपयोग कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बना के, फाइबर वगैरह बना के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। जनरली ये जो आपके आई थिंक भारत के 7 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में है, जहां पर आपका नारियल की खेती अधिक होती है। जैसे आंध्र प्रदेश पकड़ लो, तमिलनाडु पकड़ लो, केरल पकड़ लो, वहां पर इनका ज्यादा दिखता है। आपके एरिया में भी नारियल अगर है ज्यादा, तो आप एक कॉयर उद्योग भी लगा सकते हो। इसके अलावा ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग, जैसे कि बायोगैस आप बना सकते हो, ये इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आ जाएगा। गोबर गैस प्लांट आप लोगों ने सुना है, उसकी इंडस्ट्री लगा दो, वो भी चल जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो गया, जैविक खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट उद्योग, आप यहाँ पे पूरा पूरा आप डाल सकते हो गोधन न्याय योजना, जैविक खाद में और वर्मी कंपोस्ट में, ओके। इसके अलावा बढ़ईगिरी और लोहारी उद्योग, जो भी लोहार के उद्योग होते हैं, बढ़ई के उद्योग होते हैं, वो। कृषि उपकरण और औजार उद्योग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो जाएगा। इसके अलावा ड्राई डेयरी हो गया, घरेलू धात्विक बर्तन और सामग्री विनिर्माण, आप एक तरीके से बोल सकते हो नरवा गरवा घुरवा भारी, जो कांग्रेस सरकार की योजना के नाम थे ना, मतलब जो उनकी स्कीम एक चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। आपको जितना उसमें समझ में आता है आप सब इसमें डाल सकते हो, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी में। इसके अलावा सेवा उद्योग हो सकता है, सर्विस, जैसे कि आप छोटे मोटे बिजनेस खोल लो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनुरक्षण एवं सर्विसिंग कर लो। जैसे आप गाँव में काम कर रहे हो, मान के चलिए ट्रैक्टर वगैरह लगा हुआ है, तो हर एक चीज अपना सर्विसिंग मांगता है, इंजन ऑयल बदलना है, बाकी मेंटेनेंस करना है, ये सारी चीजें, तो उसका आप उद्योग खोल दो। इसके अलावा फॉर्म एग्रीमेटर या प्री और पोस्ट फॉर्मिंग, ये भी आपका सेवा उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा, ओके। तो ये टोटल 6 सेक्टर में अपने बढ़ते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत, ओके। अब जो इसी के अंदर जो मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय के अंदर एक आयोग काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ओके। इसको आप बोलोगे केवीआईसी। ये अगर देखोगे इसका गठन हुआ था 1956 में, संसद ने एक अधिनियम बनाया था, एक एक्ट बनाया था, जिसके तहत 1957 में भारत सरकार अधिसूचना करती है और आयोग का गठन होता है। अप्रैल 1957 आई थिंक डेट है इसका,
आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तब से काम कर रहा है। अगर कभी बोले कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तब ये बनाया गया था। क्यों बनाया गया होगा? खादी का विकास करने के लिए। ओके, जैसे खादी है, खादी को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। हमने एक आयोग ही बना दिया। आयोग एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ओके, मुख्यालय इसका मुंबई में है, वहीं पे संभागीय अगर कार्यालय की बात करेंगे, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई और गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो है मनोज कुमार जी हैं। शुक्रवार 15 जुलाई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अभी तक इसमें कोई डाटा चेंज नहीं हुआ है। आप एक काम करिएगा, जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, आप वर्तमान कह रहा हूँ सॉरी, जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, अगर नाम मिलेगा तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, डोंट वरी, इतना करना है। उद्देश्य क्या है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का? तो 3 उद्देश्य इसकी वेबसाइट में मिलते हैं, जो बताता है। पहला बताता है रोजगार प्रदान करने के लिए इनका एक सामाजिक उद्देश्य है। ओके, समाज में सभी लोगों को रोजगार मिल सके, इस तरीके का काम। दूसरा, विपणन योग्य वस्तुओं का निर्माण और आर्थिक उद्देश्य, मतलब आप ऐसी वस्तुओं का निर्माण करोगे जिसकी आप मार्केटिंग कर सको और बाजार में बेच सको। विपणन बोल दो या विक्रय बोल दो। ओके, आप मान के चलिए खादी उद्योग पे काम कर रहे हो, बट आप चीजें ही ऐसी बनाते हो जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत कर लेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। बिजनेस आपका कैसे काम करता है ना, कि आप कोई ऐसी चीज बनाए जिसकी मार्केट पे डिमांड हो, या फिर आप जब इंट्रोड्यूस करो तो लोग उसको खरीदे। आप मान के चलो एक ऐसे एरिया में, मतलब इमेजिन करना, आप ऐसे एरिया में कंघी बेचने का सोच रहे हो जहां पे पूरे लोग टकले रहते हैं। ओके, कंघी आपकी कितनी भी अच्छी हो, बिकेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका यूज ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। तो वैसे ही आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बोलता है हमको खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा तो देना है, बट चीजें हम ऐसी बनाएंगे जो बिक्री हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिक्री ना हो। हर्बल प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कुछ उस तरीके का आप बनाइए कि डिमांड बढ़े और सेल हो। ओके, इसके अलावा आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करके गरीबों को सशक्त बनाना, ये आपको दिखेगा 3 उद्देश्य। ओके, अब ये कार्य कैसे करता है अगर आएंगे, तो इसका कार्य की अगर आप बात करोगे तो ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों के साथ ये समन्वय स्थापित करता है। ओके, कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है ये। इसके अलावा उत्पादकों को आपूर्ति हेतु कच्चा माल और औजारों के संग्रह, उत्पादों के विपणन हेतु इस हेतु विपणन अभिकरणों से भी संपर्क करता है। कच्चे माल जिसके अंतर्गत माल पूरा बनकर तैयार हुआ नहीं है या हुआ है, इसकी प्रोसेसिंग के लिए कॉमन सर्विस फैसिलिटी का गठन करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के अंतर्गत हस्तशिल्प की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ग्राम उद्योग विकास और संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, उत्पादन तकनीकी और औजारों का अनुसंधान को प्रोत्साहन करना और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये आपको देखने को मिलेगा। तकनीकी सूचना के माध्यम से मार्गदर्शन करना और उत्पादों की वास्तविक एवं गुणवत्ता की मानक स्थिति को सुनिश्चित करना, ये आपके क्या हो जाएंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग आपके जो विभाग है उसके कार्य देखने को मिल जाएंगे। चलिए, आयोग की संरचना की बात करते तो कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको याद रखना, 6-4-1-2 का स्ट्रक्चर है। 6-4-1-2 मतलब क्या है, 6 सरकारी सदस्य होंगे। 6 सरकारी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 10 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए इनको, किसमें, खादी एवं ग्राम उद्योग के कार्य के संदर्भ में। आप अगर खादी एवं ग्रामोद्योग के कार्य में 10 साल तक का आपका क्या है एक्सपीरियंस है, तो केंद्र सरकार आपको सरकारी सदस्य के उसमें नियुक्त करेगी। इन्हीं में से कोई एक इनका अध्यक्ष बनेगा। ओके, अध्यक्ष इन्हीं में से होता है। 4 आपके गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान, विपणन का ज्ञान, ग्रामीण विकास का ज्ञान, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का ज्ञान इनके पास होना चाहिए। मतलब कोई भी एक चीज होना चाहिए आपको, या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, मार्केटिंग का नॉलेज हो, कैसे आपका जो बिजनेस है वो काम करता है, ग्रामीण विकास का ज्ञान हो, तकनीकी का ज्ञान हो, प्रशिक्षण का ज्ञान हो। ये एसबीआई अध्यक्ष द्वारा एक व्यक्ति के रूप में नामित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक नाम निर्देशित सदस्य कौन है, एसबीआई अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और अन्य 2 सदस्य होते हैं जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार होते हैं। तो 6-4-1-2 याद रखना। 6 सरकारी सदस्य है, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। 4 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। 2 एसबीआई के अध्यक्ष, एक एसबीआई के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है नाम निर्देशित, और 2 आपके अन्य सदस्य होते हैं जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग के अंतर्गत कितने उद्योग आते हैं। तो जैसे आपका एमएसएमई 6 पार्ट में बांटता है, खादी एवं ग्रामोद्योग 7 पार्ट में बांटता है, जिसमें आपका पहला आता है खनिज आधारित उद्योग, जो भी मिनरल से रिलेटेड है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चूना पत्थर आधारित उद्योग, स्टोन कटिंग, सोना चांदी आदि। दूसरा हो जाता है कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग, दालें एवं अनाज प्रसंस्करण, इसमें आपको ताड़ गुड़ हो गया, खांडसरी उद्योग हो गया, फल सब्जी प्रसंस्करण हो गया, ग्रामीण तेल उद्योग हो गया, पटसन उद्योग, शहद उत्पादन, रेशम कीट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर आता है पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत चमड़ा हो गया, अखाद्य तेल हो गया,
साबुन उद्योग हो गया, दिया सलाई मतलब माचिस होता है वो उद्योग हो गया, प्लास्टिक हो गया, कपूर, मोमबत्ती, डिटर्जेंट है ना, खाल संबंधी उद्योग, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे वन आधारित उद्योग होता है, जिसके अंतर्गत औषधि पौधे उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, लघु एवं वन आधारित उद्योग, कत्था उद्योग, जिल्द साज बेल्ट और बांस तेंदुपत्ता मिलेगा। हस्त निर्मित उद्योग के अंतर्गत हाथ से बने कागज और फाइबर उद्योग आ जाएंगे। ग्रामीण इंजीनियरिंग के अंतर्गत अगर आप बात करोगे तो गैर पारंपरिक ऊर्जा हो गया, बढ़ईगिरी और लोहार इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सातवां सेवा उद्योग हो जाएगा, एकीकृत ग्राम उद्योग, अगरबत्ती उद्योग और नाई धोबी वायरिंग उद्योग, ये सारे आपको मिलेंगे इसके अंतर्गत। ओके, तो किसके अनुसार पूछा है, किसके अनुसार बांटना है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान से याद रखिएगा। अब ग्रामोद्योग के सामने कोई ऐसा तो है नहीं कि इजी है, अदरवाइज इजी तो अभी तक हर गांव में इंडस्ट्री खड़ी हो जाती। कुछ समस्याएं होती हैं। समस्या क्या है? सबसे पहला कच्चे माल की समस्या। आप एक गांव में इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हो, बट वहां पे जो आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, अगर वहां पे कच्चा माल उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या फायदा इंडस्ट्री लगा के। मान के चलिए मैं यहाँ पे सोचता हूँ टमाटो केचप इंडस्ट्री लगाने का रायपुर में। अब रायपुर में अगर मुझको टमाटो केचप इंडस्ट्री लगाना, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा टमाटर उपलब्ध है कि नहीं है, शक्कर उपलब्ध है कि नहीं है, जो भी चीजें लगती है टमाटो सॉस बनाने के लिए वो है कि नहीं है, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। बट यही चीज अगर मैं जसपुर वाले एरिया में पत्थल गांव में लगा दूं, तो शायद कच्चा माल आसानी से मिले। तो सबसे पहला होता है इंडस्ट्री लगाने में कच्चा माल पूरा प्रॉपर आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसको देखना। दूसरा, अविकसित एवं अकुशल तकनीक। हमारे पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कभी हाईली डेवलप्ड मतलब एकदम प्रॉपरली सारा काम अच्छे से कर ले। हम लोगों की देखोगे तो तकनीक आज भी पुरानी है, थोड़ा ये दिक्कत होता है। तीसरा होता है वित्त की समस्या। वित्त की समस्या आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं है। अब हर एक गांव में इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाने की सोचते हो, जैसे इमेजिन करो जैसे मैं ही एक ऑफलाइन सेंटर खोलने की कोशिश करता हूँ, तो कम से कम क्या है, मुझको 10 लाख का बजट चाहिए। ये तो एकदम छोटे एरिया में भी मैं इंडस्ट्री खोल मतलब आपका कोचिंग खोलने की बात करूंगा तब, है ना। अब आप एक एरिया से समझो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपको खोलना है, ओके, जिसमें आप लोगों को रोजगार दो, है ना, फिर आपका उद्योग बने, इस प्रकार का काम हो, मतलब चीजें बनना शुरू हो, उसके बाद ऑर्डर है और आपका सेल हो तो लोगों को सैलरी देना, जमीन अधिग्रहण करना, ये सारी चीजों में कितना पैसा लगता होगा? करोड़ों। क्या सरकार के पास उतना होता है? कई बार नहीं होता। तो वित्त की समस्या एक प्रॉब्लम बनती है। इमेजिन, जैसे मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, अगर मैं एक ऑफलाइन सेंटर खोलने का सोचूंगा, काफी समय से सोच रहा हूँ, बट उतना पैसा ही नहीं इन्वेस्टमेंट लगाना। मान के चलिए मैंने कहीं से उधारी लेके लगा दिया, 1 करोड़ रुपए लेके, मान के चलिए, या 10 लाख रुपए लेके मैंने कहीं पे कोचिंग शुरू किया। अब मान के चलो डिमांड नहीं है, तो फिर वो पूरा लॉस में चला जाता है ना। तो सरकार को ये चीजें समझनी पड़ती है। ओके, जैसे मुझको भी ये चीजें समझना पड़ता है, इसलिए मैं ऑनलाइन लेता हूँ। ओके, तो वित्त की समस्या हो गया। विपणन एवं विज्ञापन और बाजार की समस्या मेन ये भी है, देखो ध्यान से, है ना। आपने मान के चलो इंडस्ट्री लगा दी, ओके, आपने क्या किया, टोमेटो सॉस की ही इंडस्ट्री लगा दी। अब टोमेटो सॉस में मान के चलो मार्केट लीडर कौन है अपने पास? मार्केट लीडर आज की डेट में आपको मिलेगा किसान टोमेटो सॉस। किसान का आता है, आप लोगों ने सबने खाया होगा, या एक टॉप का आता है ना, या मैगी टोमेटो सॉस है, इस तरीके का है। अब जब भी मार्केट में कोई कस्टमर खरीदने जाता है, मान के चलिए मैंने जसपुर का एक टोमेटो सॉस का ब्रांड बना दिया, ओके, जसपुर में मैंने एक खोल दी कंपनी, और जसपुर में मैंने नाम रख दिया क्या, टमाटर टमाटर सॉस, इस तरीके से, या मान लो टो सॉस करके रख दिया। अब मार्केट में जब मेरा ये उतरेगा ना, तो बाकी लोग क्या है, डिमांड इनका किसकी आएगी, आपकी टॉप्स की हो गई, मैगी की हो गई, इस तरीके का किसान की। हमारा शायद उतना ना खरीदा जाए, है ना, क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छे से बोले, लोग बोलेंगे नहीं हमको तो ब्रांडेड है। आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, ब्रांडेड ही प्रोडक्ट दिख लगता होगा। तो मार्केटिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, जो अभी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते। कहीं पे भी बात करो, छत्तीसगढ़ की नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हम। अब इसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। विज्ञापन की समस्या, अब जैसे आदिवासी हेयर ऑयल का आप एग्जांपल ले लो। आदिवासी वाले ने कुछ नहीं किया है, केवल मार्केटिंग की है, उनका प्रोडक्ट काफी बिक रहा है। अगर यही चीज आप उल्टा कर दो, मार्केटिंग ना करो, अगर वो बेचारे मस्त से प्रोडक्ट बना रहे हैं, बोल रहे कि आपके बाल जो है वो झड़ेंगे नहीं, ये नहीं होगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वही जाके माँ का बोला आंवला शैम्पू, या फिर क्या कहते हैं केश कांति स्टेप का लेने लगेंगे, बाबा रामदेव का। प्रॉब्लम क्या है, विज्ञापन की समस्या होती है। विज्ञापन में बहुत पैसे लगते हैं। जैसे हम लोग भी कोचिंग में कोई ऐड वगैरह चलाते नहीं, जो भी रहता है आप लोगों का वीडियो शेयर करने से वो आता है। आप में से हो सकता है कई कोचिंग वाले, जैसे हमारे वीडियो शुरू हो तो आपको कई कोचिंग का ऐड दिखता होगा, तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग करते पैसा। तो विज्ञापन में आप जितना पैसा फेंकोगे उतने कस्टमर आएंगे, ये अच्छी चीज है। बट यहाँ पे भी आपका पैसे की कमी आ जाती है। आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपका ये उत्पाद है, ये इस चीज के लाभदायक है, इसमें ये चीजें वो बताना पड़ेगा। और तीसरा आता है बाजार की समस्या। बाजार की समस्या को आप कैसे समझ सकते हो, कि आप जिस चीज का उत्पादन कर रहे हो, क्या बाजार उसके लिए उपलब्ध है या नहीं। जैसे मान के चलो मैं कितनी भी अच्छी कंघी बना लूं, बट अगर मैं टकलो के शहर में कंघी बेचने गया तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना। वो बोलेंगे यार, अब
मतलब मैं इतनी अच्छा प्रोडक्ट है आपका, पर फायदा क्या मेरा? या फिर आप मान लो अंधों के शहर में आप जो हो क्या कहते हैं नॉर्मल बुक बेच रहे हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है ना। आपको बाजार होना चाहिए तभी होगा। ओके, इसके अलावा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आप वही चीज समझ सकते हो। मैंने एक लोकल ब्रांड को उतारा और मेरे सामने कोई एक दूसरा ब्रांड खड़ा है। ओके, दूसरा ब्रांड जैसे मैंने क्या बोला, आप टोमेटो सॉस से समझ जाइएगा। जैसे मैंने अपना एक सॉस का कंपनी उतारा, छत्तीसगढ़िया सॉस। ओके, और यहाँ पे दूसरा अपने को क्या दिख रहा है, मैगी सॉस। तो ज्यादातर जो लोग रईस होंगे ना, या जो मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं, मान के चलिए मैगी सॉस की अगर महीने की 100 बोतल बिक्री होगी, मेरी शायद 1 या 10 ही बिके। ओके, तो ये कंपटीशन जो है आने नहीं देती, बड़ी इंडस्ट्री रोक देती है, कई बार बड़ी इंडस्ट्री अधिग्रहण कर लेती है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सूचना एवं पारदर्शी दात्री संस्थाओं का अभाव हो गया, परामर्शदात्री, आपके पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आपको क्या चीजें करना चाहिए, आपको कोई समझाने वाला भी नहीं होता कि किस तरीके से काम करना चाहिए। परिवहन सुविधाओं का अभाव, अगर आप गांव के बीच में लगाते हो इंडस्ट्री, तो मेन दिक्कत क्या है, आपका जो मॉल है बड़े शहर स्तर तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए भी अभाव है। जैसे कोई आप कंपनी लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी, आप कहाँ पे, मान के चलिए कोरिया में। ओके, आपका मार्केट है रायपुर में, तो क्या वहां से यहाँ तक आना परिवहन सुविधा इतनी उपलब्ध है क्या कि 4 से 5 घंटे में आ जाए? वो एक दिक्कत होता है। कई बार आपको पता होगा बारिश वारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ के भी कई गांव जो है वो कट जाते हैं। आपने इंडस्ट्री वहां लगाई है जो बाढ़ के कारण कटा हुआ, तो वो कैसे बेचेगा सामान? दिक्कत ये हो जाता है। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव होना और उच्च कर होना। अब इतना करने के बाद भी सरकार बोलती है 30% तो हमारा है ना, तुम भले मेहनत नहीं करो बट 30% तो हमारा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो हाई टैक्स भी जो है एक इसकी समस्या बनती है। ओके, अब अगर बात करेंगे सरकार ने क्या क्या प्रयास किए इनके बारे में, तो 1947-48 में कॉटरेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1954 में लघु उद्योग विकास का संगठन हुआ था। 1955 में लघु उद्योग निगम का गठन हुआ था। 1957 में ग्रामोद्योग आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद सिडबी बना है 2 अप्रैल 1990 को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में ये काम करता है। लघु उद्योग की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। सिडबी का 1990 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसको एनएसआईसीएल बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर होगा। बाकी कोर्सेज किस प्रकार से परचेस करना है, किस प्रकार से कूपन कोड लगाना है, ये 2 चीजें आपको दिख जाएंगी। क्विज के लिए कैसे होगा और इसके लिए कैसे होगा, आज एमसीक्यू जो है आने वाला है वीडियो का, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आज आप कमेंट करके छोटा सा चीज बताएंगे, आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, अध्यक्ष कौन रहे पहले, उसका नाम आप चाहो तो बता सकते हो। इसके अलावा क्या आपको आदिवासी हेयर ऑयल की एड आती है वीडियो शुरू होने के पहले, हमारे को बताइएगा, या फिर कमेंट करके बताइएगा जैसे वीडियो शुरू हुआ तो शुरुआत में या बीच में जब भी है या एंड में आपको कौन सा ऐड देखने को मिला, वो बता दीजिएगा, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा हम लोगों को भी। तो इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।